નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના દરેક પેપરના સોલ્યુશન મૂકી દીધેલ છે। તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો જોઈએ પ્રશ્न 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहलू, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है, तो जवाब आवश्य विकल्प सी, शिक्षा। बीजू, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो जवाब आवश्य विकल्प डी, महादेव गोविंद रानडे। त्रीजू है, शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था, तो जवाब आवश्य विकल्प सी, भवानी का। चौथू है, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं, तो जवाब आवश्य विकल्प ए, जगत। त्रीजू है, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है, तो जवाब आवश्य विकल्प बी, अंबर को। हवे छे प्रश्न ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे, तो जवाब आवश्य नीड। त्रीजू, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है, तो जवाब आवश्य निकम्मे। त्रीजू, हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना खाली जगह हो गया, तो जवाब आवश्य दुभर। હવે છે ક, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से, जवाब आवश्य विकल्प क, बिल्कुल बेखबर था। એટલે વાક્ય બનશે, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। बीजू, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु जवाब आवश्य विकल्प क, पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। त्रीजू है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर, जवाब आवश्य विकल्प क, लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। हवे छे ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, मालव जी को धन का लालच किसने दिया, जवाब आवश्य मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया। बीजू, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी, जवाब आवश्य सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। त्रीजू, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया, तो जवाब आवश्य लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उससे बहुत पीटेगी। चौथू, सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलियां क्यों गिनते हैं, जवाब आवश्य कहीं तिली कम तो नहीं। यह जानने के लिए सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलियां गिनते हैं। पांचवों, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है, जवाब आवश्य अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। હવે છે પ્રશ્ન 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया, तो जवाब आवश्य चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। बीजू थे, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है, तो जवाब आवश्य डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी। त्रीजू, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं, तो जवाब आवश्य जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उससे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है, प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता, प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता, ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। હવે છે બ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी, जवाब आवश्य बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। बीजू, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा, जवाब आवश्य कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा।
ત્રીજું, मनुष्य किसके समान धीर है? जवाब आवशे मनुष्य धरती के समान धीर है। चौथुं, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? जवाब आवशे बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। હવે છે પ્રશ્ન 3 સહી વાક્યાંશ ચૂનકર પૂરા વાક્ય फिर से लिखिए। पहलू, गगन पे चमके चंदा। जवाब आवशे विकल्प ब, मैं धरती पर चमकूंगी। बीजू, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि। जवाब आवशे विकल्प अ, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। હવે છે બ, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। पहलू, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? जवाब आवशे मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। बीजू, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? जवाब आवशे मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा, जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समानता का पाठ पढ़ाऊंगा, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। હવે છે ક, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, प्राण न्योछावर करना। जवाब आवशे जीवन समर्पित करना। वाक्य बनशे भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बीजू, कदम रखना એટલે કે પહોંચના। वाक्य बनशे चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। ड, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहलू છે અમૃત તો વિષ, બીજું પાપ તો પુણ્ય, ત્રીજું जीवन तो मृत्यु, चौथું ऊंचा तो नीचा। હવે છે ई, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। पहलू, पेड़ परोपकारी होते हैं तो वाक्य बनशे पेड़ परोपकारी होते हैं। बीजू છે वाह कितना अच्छा गाना है तो जवाब आवशे वाह कितना अच्छा गाना है। त्रीजू, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? जवाब आवशे छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। હવે છે પ્રશ્ન 4 અ, निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। पहलू છે परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, तो परिश्रमी એ ગુણવાચક વિશેષણ છે। બીજું, અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા, તો 20 કિલો એ પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। હવે છે બ, नीचे दिए गए शब्दों का उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहलू, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? तो साचुं वाक्य बनशे फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। बीजू, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए, तो वाक्य बनशे उन्होंने देश की रक्षा में लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। હવે છે ક, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो वार्ता તમે જુઓ કે છે बकरी की चतुराई। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्जने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। एनो शीर्षक છે बकरी की चतुराई। હવે છે ડ, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो जवाब तो पत्र જોઈએ। 23 विजयनगर सोसायटी राजकोट 28/1/2013। प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यालय बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज लहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने एक संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया।
उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक की प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थी ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें मैं भगत सिंह बना था। राष्ट्रीय गीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के पद प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। હવે છે પ્રશ્ન 5 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। એમાં પહેલું છે एक किसान की आत्मकथा। तो જોઈએ, मैं एक किसान हूँ। मेरा कार्य खेत में हल जोतना है, जिससे अनाज उत्पादन कर लोगों के पेट भरने का कार्य करता हूँ। मेरा पूरा जीवन पाकों को उगाना और उनकी देखभाल करने जैसा आदि कामों में ही व्यतीत हो जाता है। मेरा जन्म किसान परिवार में होता है और मेरी मृत्यु होने तक मैं किसान ही रहता हूँ। किसान बनना कोई आसान कार्य नहीं है। मेरा पूरा जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है। मेरा कार्य जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। मुझे 12 महीने काम करना पड़ता है, उसमें ना ही कोई अवकाश है। मुझे अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना पड़ता है। मैं पहले जमीन खेड़ता हूँ। इसमें मेरा मित्र बेल मेरा बहुत ही अच्छा साथ निभाता है। फिर खेत उसमें बीज बोता हूँ। समय समय पर पानी, खाद्य और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर की देखभाल करता हूँ। मैं ऋतुओं के अनुसार पाक की वावणी करता हूँ, ताकि सभी प्रकार के अनाज लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरा कार्य तीनों ऋतु में चलता है। मैं ठंडी, गर्मी, बरसात जैसी ऋतु में भी खेत के कार्य में लगा रहता हूँ। मैं खेतों में काम करता हूँ, तभी मेरे परिवारों को खाना मिलता है। फसल अच्छी हो तो कोई चिंता नहीं होती, मगर जब किसी आपदा के कारण मेरी फसल निष्फल हो जाती है, तब मेरे साथ मेरा परिवार भी मुश्किलों में पड़ जाता है। मुझे बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल होता है। वह मेरे हर सुख दुख में हर वक्त मेरे साथ रहता है। किसान बनकर मैं खुश बहुत होता हूँ कि सभी के जीवन को चलाने के मुख्य कार्य खाद्य उत्पादन का कार्य कुदरत ने मुझे सौंपा है। मगर यह कार्य करने में जब मैं निष्फल होता हूँ, घोर निराशा में डूब जाता हूँ। मैंने भी आज के बदलते युग के साथ नई पीढ़ियों को सीखकर फसल को ज़्यादा कैसे उगाई जाए यह सीखा है। सरकार ने भी आज नई नई योजनाएं बनाकर किसान को कभी जो फसल निष्फल हो जाए तो उनसे होने वाले नुकसान के मदद रूप होने के लिए बीमा पाक जैसी कोई योजना बनाई है। इसके साथ साथ किसानों को नई उपकरण भी मुहैया कराने के लिए सब्जी मंडी जैसी योजनाओं की भी व्यवस्था की है, जिससे आज के किसानों को बहुत ही लाभ होता है। आज का किसान सफल और सक्षम हो गया है। सरकार भी किसानों के साथ कई सारी नई नई योजना लाते हैं, जिससे किसान अपने कामकाज और बेहतर बना सकते हैं। उपसार इसलिए हम कहते हैं कि किसान भारत की जान है। वह अपना पूरा जीवन देश की प्रजा में, खाद्य उत्पादन में और देश के आर्थिक विकास में लगा देते हैं। भारतवासियों को हर किसान पर गर्व होना चाहिए। जय जवान जय किसान, भारत की शान, भारत की जान। હવે છે मेरा देश भारत। तो जवाब एनो તમે નિબંધ જો तो છે हमारा देश भारत है, जहाँ लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व में चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या का दूसरा स्थान है। आज विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारतीय है। भारत की सीमा 3 ओर से समुद्र से घिरी और हिमालय है तो पाकिस्तान है। भारत एक महान, विशद, अद्भुत देश है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों का तो यही जन्म हुआ है। अनेकता में एकता भारत का विलक्षण उपसंहार है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में असम तक भारत की सीमा है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय शान से खड़ा है। उसकी चोटियाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। ये सदा हिम से अलंकृत रहती है। इससे नीचे विशाल सागर है। इसके अंदर महान नदियों का विस्तृत जाल है। यहाँ सभी तरह की जलवायु पाई जाती है।
भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। यहाँ सभी लोग चाहे किसी भी धर्म या प्रदेश या जाति के हो, वे मिलकर रहते हैं। भारत का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता और रामायण काल से लेकर अब तक हजारों वर्ष का इसका इतिहास है। प्राचीन काल में यह सोने की चिड़िया कहलाता था। आज यह प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत में अनेक महान विभूतियों का जन्म हुआ है। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर हुए तो वर्तमान में महात्मा गांधी। इन्होंने देश की जनता का आदर सम्मान किया और सदैव विकास की राह पर चलने का उपदेश दिया। भारत आज महान शक्ति के रूप में जाना जाता है। हमें अपने देश उसकी सभ्यता पर गर्व है। હવે ત્રીજો નિબંધ છે, यदि मैं शिक्षक होता। तो જોઈએ, हर युग में शिक्षा का महत्व रहा है। जब तक धरती पर मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक शिक्षा का महत्व भी बना रहेगा। इसमें तनिक सा भी संदेह नहीं। शिक्षा को प्रकाश तो कहा ही जाता है, मनुष्य की आंख भी माना जाता है। शिक्षा देने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहा जाता है। प्रकाश और आंख होने के कारण यदि शिक्षा का भी बहुत महत्व है तो वह आंख और प्रकाश देने वाले शिक्षक का भी बहुत महत्व हुआ करता है। यह कहा और माना जाने लगा है कि आज के जीवन समाज में शिक्षा का महत्व तो है, पर शिक्षक का मान और महत्व निरंतर घट गया और घटता जा रहा है। इसके लिए जहां आज की शिक्षा पद्धति समाज की आदर्श संहिता आदि को दोषी माना जाता है, वहां अध्यापकों का भी कम दोष नहीं कहा जाता। शिक्षा को आज के शिक्षकों ने एक पवित्र निस्वार्थ सेवा कर्म न दहने देकर एक प्रकार का व्यवसाय बना दिया है। इस कारण शिक्षक का पहले जैसा सम्मान नहीं रह गया। फिर भी मैं जीवन में यदि कुछ बनना चाहता हूँ तो शिक्षक ही बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहता हूँ? इससे कई कारण और योजनाएं हैं जिन्हें मैं शिक्षक बनकर ही पूर्ण कर सकता हूँ। હવે છે मेरा प्रिय नेता। तो ये मेरा प्रिय नेता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौटने पर उन्होंने वकालत प्रारंभ की। गांधी जी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। उन्होंने भारतीयों की सहायता की। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उनको अपमानित किया गया। अंत में उन्हें सफलता मिली। गांधी जी भारत वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम के भाग लिया। वह कई बार जेल गए। अब सारा देश उनके साथ था। लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहने लगे। अंत में भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी सरल जीवन बिताते थे। वह सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले थे। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गांवों की दशा सुधारने का पूरा प्रयत्न किया। उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। હવે છે બ, निम्नलिखित परिच्छेद का सारांश लिखिए। तो જોઈએ, नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए। इससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गया। कोये से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसने सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाकर बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। इसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। सारांश। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था क्योंकि उसने मुंह पर धूप आने लगी। एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इससे पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मारने के
माने कि कोए की कोवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। तो विद्यार्थी મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો.